कॉरिडोर में अंधेरा था, इसलिए उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। वो मुझे पुलिस वाला ही समझ रहा था। मेरी शक्ल देखते ही वो गुंग रह गया। वो अधेड़ उम्र का बावकार शख्स था। सर के तकरीबन सारे बाल उड़ चुके थे। वो स्लीपिंग सूट और बेशकीमत गाउन में मलबूस था। उसके घर की एक एक चीज से अंदाजा हो रहा था कि उसने जिंदगी भर रिश्वत खाई है। वो थूक निकल कर बोला, कौन हो तुम? उसकी नजरें मेरे रिवॉल्वर पर जमी हुई थी। मैंने लहजे को दुरुस्त बनाकर कहा, यहाँ खड़े होकर सवाल जवाब मत करो, खामोशी से अंदर चलो। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके बड़े हुए पेट पर रख दी। मुझे असल में उसके घर वालों की तरफ से तशवीश थी। कोई भी खतरा महसूस करके पुलिस को फोन कर सकता था। मैं फौरी तौर पर फोन पर कब्जा करना चाहता था। फिर मुझे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर में कितने अफराद हैं। मुमकिन है उसका कोई जवान बेटा भी हो जो हीरो बनने की कोशिश में मेरे हाथों मारा जाए और मेरी परेशानियों में इजाफा हो जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उस वक्त दूसरे बेडरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की की गनूदा सी आवाज सुनाई थी, कौन है पापा? इससे पहले कि उसका पप्पा जवाब देता, लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि मैं एक जस्त में उस तक पहुंचा और अपना बायां हाथ सख्ती से उसके मुंह पर जमा दिया। उसकी चीख हलक में ही घुट कर रह गई। मैंने नरम लहजे में कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस कुछ देर के लिए यहाँ पनाह चाहता हूँ। मेरे नरम लहजे से लड़की की आंखों में जिंदगी की चमक सी लहराई और चेहरे पर भी जिंदगी के आसार नमूदार हुए। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझसे आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। प्लीज कुछ देर के लिए मुझसे कोऑपरेट करें। खतरा टलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर मैंने अपना हाथ लड़की के मुंह से हटा लिया। वो मेरे नर्म और मुहज़्ज़ब लहजे से मुतासिर हो गई। उसके बाप के चेहरे पर भी अब वो तनाव नहीं था जो मुझे पहली दफा नजर आया था। उसने इंग्लिश में अपनी बेटी से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है रूबी? हमें इस पर एतबार करना चाहिए। लड़की ने खालिस कॉन्वेंट के लहजे में जवाब दिया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है पापा, इसलिए सवाल मेरे ख्याल का नहीं बल्कि इसकी मर्जी का है। वैसे ये उतना खौफनाक है नहीं जितना वो पुलिस इंस्पेक्टर बता रहा था। मैंने खालिस अमेरिकन लहजे में कहा, पुलिस इंस्पेक्टर झूठ नहीं बोल रहा था। मैं वाकई खौफनाक हूँ, मगर वतन के दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं। मेरी रवां इंग्लिश पर बाप बेटी दोनों उछल पड़े। बाप ने कहा, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे होने से क्या फर्क पड़ता है? आप बस इतना करें कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पनाह दे दें। मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अधेड़ उम्र आदमी ने तवील सांस लेकर कहा, ओके, बस इतना ख्याल रखना कि मेरी बीवी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है और इस वक्त ट्रैंकुलाइजर में सो रही है। मैंने कहा, उन्हें आराम करने दें। मैंने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। फिर कहा, मैं कुछ देर ड्राइंग रूम में गुजार लूंगा। वैसे घर में कितने अफराद हैं? रूबी ने कहा, मेरे अलावा मेरी एक बहन और भी है। वो एक बार सो जाए तो सर पर ढोल पीटने से भी नहीं उठती। रूबी अब खासी हद तक नॉर्मल हो गई थी। फिर बोली, एक भाई है जो लॉरेंस कॉलेज में पढ़ता है। मैंने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, आप दोनों को थोड़ी सी जहमत होगी। मैं जितनी देर यहाँ रहूंगा आप दोनों को मेरे साथ ही बैठना पड़ेगा। रूबी नागवारी से बोली, क्या तुम्हें अब भी हम पे एतबार नहीं है? मैंने जल्दी से कहा, नाराज ना हूं, मैं जिन हालात से दो चार हूं उनमें ये एहतियात नागुज़ीर है। वो बोली, ओहो, आप तो वो उर्दू भी बहुत मुश्किल किस्म की बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इतनी मुश्किल उर्दू नहीं बोल सकते। खैर चलिए, यूं ही सही। उसने शाने उचकाए। फिर बोली, हम आपकी ये बात भी मान लेंगे, न माने तो आप गन पॉइंट पर मनवा लेंगे। फिर हम लोग ड्राइंग रूम में जा बैठे। वहां मैंने पहली दफा रूबी को देखा। वो कबूल सूरत थी। उसने भी सिल्की स्लीपिंग सूट पहन रखा था। वो घराना मुझे खासा आजाद ख्याल नजर आ रहा था, क्योंकि बेटी बाप के सामने अव्वल तो ऐसे लिबास में आती ही नहीं, मजबूरन आना भी पड़े तो सिमट कर बैठती है। मगर उसे तो शायद इसका एहसास भी नहीं था। वो मेरे सामने सोफे पर इस अंदाज में बैठी थी गोया मुझे अपनी अदाओं से जेर कर लेगी। अचानक फोन की घंटी सुनकर मैं चौंक उठा। फोन रूबी के नजदीक ही साइड टेबल पर रखा था। मैंने बिजली की सी तेजी से रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों बाप बेटी के चेहरों पर मौत की जर्दी छा गई। शायद उस वक्त मेरे चेहरे पर ऐसी ही सफाकी होगी जिसे देखकर वो खौफ से जर्द पड़ गए थे। इस दौरान में टेलीफोन की घंटी 3 मरतबा बज चुकी थी। मैंने सर्द लहजे में रूबी से पूछा, फोन का एक्सटेंशन कहाँ है? वो बोली, कहीं भी नहीं। मेरे बदले हुए तेवर देखकर उसकी सारी शोखी हवा हो गई। टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया और इकबाल भट्टी की तरह भर्राई हुई आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ इकबाल का कोई मातहत था। बोला, सर मैं लतीफ बात कर रहा हूँ। मैंने बेजारी का मुजाहरा किया, कहा, हाँ बोलो। उसकी आवाज सरगोशी में तब्दील हो गई। बोला, काम हो गया है सर। पहले तो मैंने सोचा था कि सुबह फोन करूंगा, मगर बात इतनी अहम थी कि मैं सुबह का इंतजार न कर सका। आप भी शायद नाराज होते। मैंने लहजे को हत्तुल इम्कान इकबाल की तरह बनाते हुए कहा, खुलकर बात करो। इस मर्तबा उसके लहजे में हैरत थी। बोला, सर आप सब कुछ जानते तो हैं, फिर आपने खुद ही कहा था कि फोन पर कम से कम बात क्या करो।
मैंने दोनों लड़कियों को सैंड स्पिट वाले हट में पहुंचा दिया है। सुबह उन्हें करीम के हवाले कर दिया जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। इतना मैं जरूर समझ गया था कि इकबाल भट्टी हुकूमत का एक जिम्मेदार अफसर होने के बावजूद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस है। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ठीक है, सुबह बात करेंगे। ये कहकर मैंने रिसीवर रख दिया। इकबाल भट्टी का चेहरा अब खौफ के बायस कोरे लट्ठे की तरह सफेद हो गया था। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि वो फोन कॉल किसकी हो सकती है। रूबी अलबत्ता हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने जहरीले लहजे में इकबाल को मुखातिब किया, इकबाल साहब, मैं तो आपको शरीफ और जिम्मेदार आदमी समझता था, मगर। इकबाल जल्दी से बोला, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, मगर। मैंने तलखी से कहा, इकबाल साहब, मैंने कहा था ना कि मैं मुल्क के दुश्मनों का दुश्मन हूँ। अब मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर रिश्वत लेने के बाद आपका पेट नहीं भरा। रूबी ने बाप को मुखातिब किया, बोली, क्या बात है पापा, अभी किसका फोन आया था और आप इतने खौफजदा क्यों हैं? इकबाल ने कांपती आवाज में कहा, तुम नहीं समझोगी बेटी, उन लोगों ने मुझे कितना मजबूर कर दिया था। रूबी उलझ कर बोली, किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? उस लम्हे हैरत अंगेज तौर पर उसने मुझे भी नजरअंदाज कर दिया। इकबाल बोला, मैं कसम खा कर कहता हूँ कामरान साहब के मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, बको मत। रूबी ने चौंक कर मुझे देखा, बोली, आप कामरान हैं? इसका मतलब है कि पुलिस इंस्पेक्टर झूठ नहीं बोल रहा था। मैं तो समझी थी कि हमारे घर की तलाशी लेने के लिए वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है, वरना पापा उसे घर में घुसने न देते। मैंने रूबी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, इकबाल साहब, तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ सैंड स्पिट चलोगे? वो बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर। मैंने कहा, अगर मगर को छोड़ो, न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। मैं किसी भी किस्म का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, अपनी गाड़ी निकालो और गेट पर मौजूद पुलिस वालों से कहो कि तुम्हारी बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मगर रूबी को साथ मत ले जाओ। मैंने कहा, ताकि हमारे निकलते ही ये शोर मचाते और पुलिस हमारे ताकुब में चल पड़े। फिर मैंने सफाक लहजे में कहा, इसे सिर्फ एक सूरत में छोड़ सकता हूँ। मैंने घूर कर रूबी को देखा, फिर कहा, उस सूरत में कि फिर ये कभी बोलने के काबिल न रहे, और यूं भी पुलिस को मुतमईन करने के लिए इसका साथ जाना जरूरी है। फिर मैं रूबी से मुखातिब हुआ, जाकर ढंग के कपड़े पहनो, इसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। अपनी बहन को उठाने की कोशिश मत करना, वरना मैं उसे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। रूबी यूं उठी जैसे ख्वाब के आलम में चल रही हो। फिर 5 मिनट से भी कम वक्त में वो तैयार हो गई। अब उसके जिस्म पर स्लीपिंग सूट की बजाय जीन्स और शर्ट थी। चप्पल की जगह उसने इंतहाई नफीस किस्म के कट शूज पहन लिए थे। मैंने इकबाल से कहा, अब तुम पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके गाड़ी निकालो। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी दोनों बेटियां और बीवी जान से जाएंगी। इकबाल लड़खड़ाता हुआ उठा और बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद रूबी ने मुझसे कहा, मुझे बताइए तो कामरान साहब, आखिर मामला क्या है? पापा इतने खौफजदा क्यों हैं? मैंने सर्द लहजे में कहा, कुछ देर सब्र करो, सैंड स्पिट जाकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। असल मामला तो मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मैं भला उसे क्या बताता? मेरी नजरें अपनी रिस्ट वॉच पर थीं और मैं एक एक सेकंड शुमार कर रहा था। रूबी ने पूछा, क्या आप वाकई इतने ही खौफजदा हैं जितना अखबारात आपको जाहिर करते हैं? मैंने इस मरतबा उसे बुरी तरह झिड़क दिया। तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकती? वो बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गई। इकबाल की वापसी हुई। मुझे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज भी सुनाई थी। मैंने सर्द लहजे में पूछा, पुलिस अफसर से क्या बात हुई? उसने कहा, वो लोग अब ज्यादा छानबीन नहीं कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि कामरान यहाँ से फरार हो चुका है। मैंने रूबी को मुखातिब किया, कहा, चलो तुम गाड़ी में बैठो, पिछली नशिस्त पर बैठना और कोई कंबल वगैरह ले लो। मैं पिछली सीट के पायदान में छुप जाऊंगा। फिर मैंने इकबाल से कहा, और देखो, कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ में जो राइफल है वो दुनिया की इंतहाई मोहलक राइफल है। इसकी गोली। इकबाल ने मेरी बात काट दी, बोला, हाँ मैं जानता हूँ, ये इसराइल की बनी हुई यूजी है। मैंने चौंक कर उसे देखा, कहा, तुम कैसे जानते हो? वो जल्दी से बोला, मुझे हथियारों के बारे में जानने का शौक है। हुकूमत से इसका लाइसेंस भी नहीं मिलता, वरना शायद अब तक मैं इसे खरीद चुका होता। फिर वो चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, वैसे मेरा मशवरा है कि आप इस वक्त सैंड स्पिट न जाएं। वहां जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। वहां कोई गड़बड़ होगी तो सारा इल्जाम आप मुझ पर रख देंगे। मैंने बेजारी से कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं जहां जाता हूं खतरात मुझसे पहले पहुंचते हैं। तुमने देखा नहीं यहाँ कितना जबरदस्त खतरा मेरे लिए है। चलो अब देर मत करो। अचानक मुझे ख्याल आया कि यहाँ से दिलावर को फोन किया जा सकता है। पीटर ट्रेस भी करेगा तो कर ले, वो तो जानता है कि मैं इस बिल्डिंग में मौजूद हूँ। फिर खुद ही मैंने अपना इरादा मुस्तरद कर दिया। कॉल ट्रेस होते ही पीटर यहाँ मौजूद पुलिस वालों को इत्तला कर देता और खुद भी चढ़ दौड़ता, इसलिए एक बार फिर मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। इकबाल ने मुझे खामोश देख कर पूछा, किस सोच में पड़ गए कामरान साहब? मेरी माने तो सैंड स्पिट जाने का ख्याल छोड़ दें।
मैंने सर्द लहजे में कहा, अच्छा बस अब निकल चलो। रूबी ने बेडरूम से कंबल उठा लिया और चलने को तैयार हो गई। वो साथ साथ बड़बड़ाती भी जा रही थी। न जाने क्या बात है, ना पापा कुछ बताते हैं ना कामरान। मैंने पूछा, गाड़ी कितने फासले पर है? वो बोला, बरामदे के बिल्कुल सामने सीढ़ियों के पास खड़ी है, ऑफ वाइट टोयोटा क्राउन। मैंने रूबी के जिस्म पर कंबल लपेट दिया और इकबाल से कहा, तुम इसे सहारा देकर गाड़ी तक ले जाओ, पिछली सीट का दरवाजा खुला रखना, मैं भी मौका देख कर पहुंच जाऊंगा। बाहर इतनी रोशनी हो रही थी कि किसी की भी नजर मुझ पर पड़ सकती थी। इकबाल ने रूबी की कमर में हाथ डाला और उसे यूं सहारा देकर बाहर ले गया जैसे वो शदीद बीमार हो। उनके जाते ही मैं लपक कर रूबी के बेडरूम में घुस गया। मुझे शुबा हुआ था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना रूबी कभी इतनी मुतमईन दिखाई न देती। बेडरूम में 0 पावर का बल्ब जल रहा था। उसकी नीलगू और मध्यम रोशनी में बेड पर एक लड़की सो रही थी। कमरे में दाखिल होकर मैंने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं वहां क्या तलाश कर रहा हूँ। बेड के साइड पर अलार्म पीस रखी हुई थी, उसके नीचे एक कागज रखा हुआ था। मैंने यूं ही कागज उठाया, उस पर किसी ने उजलत में कुछ लिखा था। वो तहरीर पढ़ने के लिए मैं बाथरूम में चला गया। उसे पढ़कर मैं गुस्से से बेकाबू हो गया। रूबी ने बहुत उजलत में लिखा था, रोजीना, कामरान मुझे अगवा कर रहा है, वो पापा को भी साथ ले जा रहा है। मैंने आधे घंटे का अलार्म लगा दिया है, उठते ही पुलिस को फोन कर देना। मैं भिन्ना कर रह गया। वो लड़की जितनी अहमक नजर आती थी उतनी थी नहीं। ये खत रूबी ने उसी वक्त लिखा होगा जब वो कपड़े बदलने आई थी। आधे घंटे के बाद का अलार्म इस ख्याल से लगाया होगा कि अगर मुझे किसी वजह से जानने में देर भी हो जाए तो अलार्म बजने न लगे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि रूबीना इतनी सहमी हुई भी नहीं थी जितना जाहिर कर रही थी। लड़कियां तो रहीं एक तरफ, अगवा के नाम से तो मर्दों के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। फिर अगवा करने वाला भी मुझ जैसा मुस्तनद दहशतगर्द हो जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई थानों की पुलिस ने बैक वक्त छापा मारा हो। मेरा तो नाम सुनकर ही लोगों की आधी जान निकल जाती है। मैंने टाइम पीस के अलार्म का बटन दबाकर उसे बंद कर दिया। फिर मैं मोहतात अंदाज में बाहर निकला और पलक झपकते में सामने खड़ी हुई गाड़ी के खुले हुए दरवाजे से अंदर घुस गया। मुझे अब रूबी की तरफ से खतरा पैदा हो गया था। वो शोर भी मचा सकती थी। वो कंबल में लिपटे पिछली सीट पर लेटी हुई थी। मैं बहुत मुश्किल से पिछली सीट के पायदान में फिट हुआ। मेरे बैठते ही इकबाल ने हाथ बढ़ाकर गाड़ी का पिछला दरवाजा बंद कर दिया और सेल्फ लगाने लगा। मैंने सख्त लहजे में ताकीद की, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, और रिवॉल्वर की नाल रूबी के जिस्म पर रख दी। वो तुनक कर बोली, बार बार धमकियां क्यों दे रहे हैं आप? हमें अपनी जान प्यारी है, आप जरा रिवॉल्वर हटा दीजिए, मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने उसे झिड़क दिया, कहा खामोश रहो। इस दौरान में गाड़ी गेट तक पहुंच चुकी थी। मैं मजीद नीचे की तरफ दुबक गया, मगर राइफल की नाल बदस्तूर रूबी की तरफ थी। इकबाल ने गेट पर गाड़ी रोक ली। फिर बाहर से एक करख्त आवाज आई, ठीक है जाइए। इकबाल ने गाड़ी आहिस्ता से आगे बढ़ा दी। चंद लम्हे के बाद वो मेन रोड पर निकल आया। मैंने रूबी से कहा, अब उठकर बैठो और मेरे लिए जगह खाली करो। वो सिमट कर एक तरफ बैठ गई। मैं बमुश्किल तमाम उस तंग सी जगह से निकला और पिछली सीट पर बैठ गया। रूबी ने अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा खोला तो सर्द हवा का झोंका अंदर आया। उसके साथ ही मुझे ट्रैफिक का शोर भी सुनाई दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, खिड़की बंद करो। रूबी ने तुनक कर कहा, करती हूँ बंद। फिर शीशा चढ़ाते हुए बोली, मुझसे इस लहजे में बात मत करो, तुम क्या समझते हो कि इस तरह मैं खौफजदा हो जाऊंगी? मैंने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी चूहिया को खौफजदा करने की। मेरी हिदायत के खिलाफ कुछ किया तो अब बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। उसने बड़बड़ा कर पहलू बदला तो कंबल का एक हिस्सा मेरे जिस्म पर भी आ गया। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी खिसकती हुई मेरे नजदीक आ गई। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। मैं जानता था कि वो गैर मुसल्ला है, वरना मैं उसे करीब आने न देता। वो समझ रही थी कि मैं अपनी तरफ से गाफिल हो गया हूँ और वो मुझसे रिवॉल्वर झपट लेगी। उसकी सोच पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और उसके हमले का इंतजार करने लगा। उसने अचानक अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और गैर महसूस अंदाज में मेरे शाने से सर टिका दिया। उसने मुझ पर हमला जरूर किया था, मगर दूसरे तरीके से। ऐन मुमकिन था कि मैं जज्बात की रौं में बह जाता, मगर फौरन ही जैसे मुझे होश आ गया। अजीब लड़की है, इसका बाप गाड़ी में मौजूद है और वो इस किस्म की हरकतें कर रही है। मुझे उसके वजूद से घिन आने लगी। मैंने उसका हाथ झटका और उसे बाईं तरफ धकेल कर खुद सीट के दाईं तरफ हो गया। उसने फिर ना कर मेरी तरफ से कंबल खींच लिया और कंबल लपेट कर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हम हसन स्क्वायर की चौरंगी क्रॉस कर चुके थे और नाज़िमाबाद की तरफ जा रहे थे। इकबाल भट्टी ने अचानक कहा, मेरी एक बात मानोगे कामरान? मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम पहले बात बताओ, मानने या न मानने का फैसला तो मैं बात सुनकर ही करूंगा। उसने खुशामदाना लहजे में कहा, वहां मत जाओ, वहां हर तरफ मौत होगी इस वक्त। उसकी आवाज बुरी तरह लरज रही थी। अगर वो अदाकारी कर रहा था तो बहुत कमाल का एक्टर था,
मगर मुझे अब इन बातों का इतना तजुर्बा हो चुका था कि मैं झूठ और सच में खासी हद तक तमीज़ कर लेता। इकबाल के लहजे में मुझे सच्चाई महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कोई बात है ज़रूर, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो बात किस नौयत की हो सकती है। इकबाल ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, गाड़ी रोको। इकबाल ने फौरन ही गाड़ी रोकी। रूबी झुंझला कर बोली, चले ना पापा, आप ऐसे डर रहे हैं जैसे ये आपको खा। इकबाल टपट कर बोला, खामोश रहो। रूबी तिलमिलाकर रह गई और बड़बड़ाने वाले अंदाज में कुछ बोलने लगी। मैं हमेशा खवातीन के साथ रियायत करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि किसी औरत को मेरे हाथों तकलीफ पहुंचे, मगर वो एहतराम के लायक नहीं थी। अपने ख्याल में वो मेरे लिए जाल बिछाई थी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती अगर मैं दोबारा बेडरूम में न जाता। उसका लिखा हुआ पर्चा अब मेरी जेब में रखा हुआ था और मैं मुनासिब मौके पर उसका हिसाब बेबाक करने वाला था। फिलहाल तो मुझे उसके बाप ने उलझन में डाल दिया था। आखिर वो क्यों चाहता था कि मैं वहां न जाऊं? इसमें भी दो इम्कानात थे, या तो वाकई मेरे लिए खतरा था, या फिर वो अपना कोई संगीन किस्म का राज फाश होने से खौफजदा था। वीरान और सुनसान सी जगह देखकर मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसने फौरन गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मैंने सर्द लहजे में कहा, जब तक मुझे पूरी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं उसी की रोशनी में फैसला करूंगा कि मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। उसने तवील सांस लेकर पहले मुझे फिर रूबी को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं रूबी के सामने कोई बात नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, इसे यहीं उतार देते हैं, सुबह तक घर पहुंच जाएगी। रूबी मेरे संजीदा लहजे से बौखलाई, बोली, ए तुम होश में तो हो? मैंने कहा, इसकी एक और सूरत भी है। ये कहकर मैंने अचानक एक हाथ से उसका सर जकड़ लिया और कनपटियों पर उंगली और अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला। उसने अपना सर झटक कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर चंद ही लम्हों में वो बेजान सी होकर सीट पर लुढ़क गई। इकबाल बौखलाकर बोला, क्या तुमने इसे मार दिया? मैंने कहा, ये जिंदा है, अभी कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। अब तुम बताओ कि असल मामला क्या है? वो भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं असल में बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया है। मैं झुंझला गया। कहा, बात मुख्तसर करो और साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहते हो। उसने तवील सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि मैं इनकम टैक्स के महकमे में मुलाजिम हूँ। वहाँ मुलाजिमत करने वाले सब तो नहीं, मगर 99% लोग ऊपर की कमाई के आदी होते हैं। शुरू में तो मैंने हराम से बचने की कोशिश की, मगर दूसरों को ऐश करता देख कर मैं भी उसी रंग में रंग गया। मैंने उसे टोक दिया, कहा, ओ भाई, ये बहुत पुरानी कहानी है, तमहीद छोड़ो, मुझे असल बात बताओ। तुम्हारी कहानी सुनने में रात गुजर जाएगी, मेरे पास वक्त कम है और अभी थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी भी होश में आ जाएगी। इकबाल ने कहा, मैं असल बात ही की तरफ आ रहा हूँ। आज से 12 साल पहले मेरा वास्ता एक सेठ से पड़ा। उसने मुझसे कहा कि इन छोटे मोटे कामों में क्या रखा है, गैर कानूनी काम कर ही रहे हो तो कोई बड़े काम करो। एक ही साल में डिफेंस में तुम्हारी कोठी होगी, शानदार गाड़ियां होंगी और तुम्हारे बच्चे आला स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं लालच में आ गया। काम भी बहुत आसान था। कराची के किसी वीरान साहिल पर कभी महीने में 1 दफा, कभी 2 दफा लॉन्च सामान लेकर आती थी। मुझे अपनी निगरानी में वो सामान सेठ के गोदाम में पहुंचाना होता था। इस काम के मुझे फी ट्रिप 2 लाख रुपए मिलते थे। काम बहुत आसान था। 6 महीने के बाद सेठ ने मेरे मुआवजे में भी इजाफा कर दिया। फिर महीने में 5-6 लाख रुपए मिलने लगे। मैंने कभी ये मालूम करने की कोशिश न की कि उन भारी संदूकों में आखिर होता क्या है। एक दफा लोडर्स की बेपरवाही से एक संदूक गिरकर टूट गया तो पहली दफा मुझे इल्म हुआ कि उन संदूकों में मुख्तलिफ किस्म का असलहा होता है। मैं लरस कर रह गया। मैंने दूसरे ही दिन सेठ से बात की तो वो हंसने लगा और बोला कि इकबाल साहब, तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैंने साफ साफ कह दिया कि अब मैं मजीद उसका साथ नहीं दे सकता। सेठ हंसने लगा और बोला, क्यों खामखा अपनी जान के दुश्मन हो गए हो? ये मत समझना कि ये माल मैं मंगवाता हूँ, ये तो कोई दूसरा ही मंगवाता है, मेरा तो सिर्फ गोदाम इस्तेमाल होता है। मैंने उससे पूछा कि अगर कभी छापा पड़ गया तो मारे तो तुम जाओगे, असलहा मंगवाने वाला तो साफ बच जाएगा। सेठ ने हंसकर कहा, अगर मैं इनकार करूंगा तो मारा जाऊंगा ना। जब मरना ही है तो आदमी खा पी कर क्यों ना मरे। तुम्हारे खिलाफ तो उसके पास बहुत से सबूत हैं। माल की वसूली पर दस्तखत तो तुम्हारे ही होते हैं, फिर कानून तो तुम्हें बाद में पकड़ेगा। उसके आदमी तुम्हारी दोनों बेटियों को पहले अगवा करेंगे और मिडिल ईस्ट में बेच देंगे, और तुम्हारा बेटा जो घोड़ा गली के किसी स्कूल में पढ़ता है, मरी की किसी पहाड़ी पर मुर्दा पाया जाएगा। अब मैं उनके लिए काम करने पर मजबूर हूँ। इस वक्त भी मुझे फोन पर ही इत्तला दी गई है कि माल इब्राहिम हैदरी के वीरान साहिल पर पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। जब माल आता है तो सेठ के कई आदमी खुफिया तौर पर भी निगरानी करते हैं। एक दफा किसी लोडर ने एक बक्स वहीं चट्टानों में छुपाने की कोशिश की थी। अचानक उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। मारने वाले न जाने कहां छुपे हुए थे। मैं तो समझता हूं कि सेठ खुद ही ये बिजनेस कर रहा है या फिर वो बराबर का पार्टनर है। जब से मुझे मालूम हुआ है कि इन पेटियों में असलहा होता है,
सेठ ने मेरा मुआवजा बढ़ा दिया है और मुझे अक्सर जदीद और मोहलक असलहा दिखाता भी रहता है। इसी वजह से मुझे असलहे के बारे में इतनी मालूमात है। वहां इस वक्त भी जबरदस्त निगरानी की जा रही होगी। वो लोग किसी अजनबी को मेरे साथ देखकर फौरन फायरिंग शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि वहां मत जाओ। सारी बात बताकर इकबाल गहरे गहरे सांस ले रहा था, जैसे बोलते बोलते बुरी तरह थक गया हूं। तभी रूबी की आवाज आई, आप इतने अरसे से उसके इशारों पर नाच रहे हैं। इकबाल के साथ मैं भी बुरी तरह चौंक उठा। वो न जाने कब होश में आ गई थी। उसके आसाब मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा मजबूत थे।